the very important terms regarding the object. अभी तक हमने लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल समझे हैं और उसको हमने अपने प्रोग्राम में भी देखा है। तो लोकल और ग्लोबल जिस तरीके से वेरिएबल में कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी रखते हैं, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स लोकल और ग्लोबल का ऑब्जेक्ट में भी होता है। तो इसमें आपको कोई अलग से नया टर्म्स नहीं समझना है, ये बेसिकली वही सिमिलर टर्म है। ओनली यहाँ पे कंसंट्रेट करना है कि हम कैसे लोकल ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कैसे लोकल ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होगा, और ग्लोबल ऑब्जेक्ट और लोकल ऑब्जेक्ट में नॉर्मली डिफरेंस क्या हो सकता है और हमें उसको किस तरीके से इंटरप्रीट करना है। देखिए, आपको नॉलेज में हर चीज मालूम रहती है, आप जो वर्ड यूज करते हैं या बोलते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में दो चीजें रहती हैं कि एक तो उसका नॉर्मल मीनिंग क्या है और वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे लोकल और ग्लोबल, मैं ये दो वर्ड बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ऑब्जेक्ट के रिलेशन में मैं बात कर रहा हूं, तो इमिडिएटली हमारा माइंड इस तरफ आ जाना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट से किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, तो थ्योरी में हम समझना चाहते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट देखिए, क्लास हम बनाते हैं और क्लास के बाद हमें क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव फंक्शन के ऊपर रहेगा तो उसे ग्लोबल बोलेंगे, और एक्टिव फंक्शन के अंदर रहेगा तो उसे लोकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है। जैसे हम वेरिएबल के साथ बिहेवियर करते थे, तो वेरिएबल के साथ जैसे आपको पता है कि अगर मैं मेन फंक्शन में अगर उसके ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट जो रहता है उसे ब्लॉक बोलते हैं, उसके अंदर अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो वो सारे के सारे लोकल कहलाते हैं। और अगर मैं मेन के ऊपर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा तो वो कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जब हम बनाते हैं जब हमें उसका लिमिटेड यूज होता है, यानी केवल उस फंक्शन के लिए उसे यूज करना है तो ही हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं। अगर हमें वेरिएबल एक से ज्यादा फंक्शन में यूज करना है तो उसे हमें ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ता है, और उसका और लोकल वेरिएबल के लाइफ में कंपैरिजन करें तो लोकल वेरिएबल की जो लाइफ होगी वो केवल जिस फंक्शन में उसे डिक्लेयर किया है उतनी ही होगी, लेकिन अगर ग्लोबल में हमने उसे यूज किया है तो इंटायर प्रोग्राम में उसकी लाइफ बनती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज समझाया जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे आउटसाइड ऑल द फंक्शन बॉडी, अगर हम इसको डिक्लेयर करेंगे ऑल द फंक्शन बॉडी, इसको कहेंगे ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो इसे देखिए, हमने इस तरीके से पूरा इंग्लिश में बोल सकते हैं आप कि द ऑब्जेक्ट डिक्लेयर आउटसाइड ऑल द फंक्शन बॉडी इज नोन एज ए ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑल द फंक्शन कैन एक्सेस द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। जितने भी फंक्शन होंगे वो हमारे इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम समझना चाहें कि लोकल ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या होता है,
तो ध्यान से समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन, ये जो फंक्शन की बात हो रही है ना, तो ये मेन फंक्शन है या और भी सब फंक्शन में भी आप क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हम जो क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, वो कहां पर है, मेन फंक्शन के अंदर करते हैं। आप चाहे तो उसे सब फंक्शन बना लीजिए और उस सब फंक्शन को आप मेन फंक्शन से कॉल कर दीजिए। तो जब भी मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, देखिए सबसे पहले कितने भी फंक्शन हो हमारे प्रोग्राम में, तो मेन फंक्शन से ही हमारा पहला कंट्रोल स्टार्ट होता है, तो वहीं से स्टार्ट होगा। अब आपने सपोज करिए ऑब्जेक्ट बनाया है कोई सब फंक्शन में, तो वो वहां पे मैपिंग कर दीजिए, तो वो वहां पे जब भी कंट्रोल जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट वहां पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ध्यान से कि जो स्कोप होगा लोकल ऑब्जेक्ट का वो लिमिटेड टू क्या रहेगा, इट्स करेंट ब्लॉक। जिस ब्लॉक में वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वहीं तक उसका एक्चुअल में लिमिटेशन यानी कि उसका स्कोप हो सकता है। ठीक है, उसकी लाइफ वहीं तक हो सकती है। तो चलिए, ये तो हो गया छोटा सा हमारा क्लियरिफिकेशन इन द वर्डिंग और द टेक्स्ट और द सेंटेंस। अब हम इसको प्रोग्रामिंग में देखना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग में किस तरीके से इसका बिहेवियर बन सकता है। तो देखिए ध्यान से, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसको हम बोल रहे हैं लोकल क्लास। तो देखिए मैंने जो एक लोकल क्लास बनाया है वो क्लास जो कि मेन फंक्शन के अंदर ही बना दिया। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये मैंने क्लास बना दिया, किसके अंदर बनाया है, मेन फंक्शन के अंदर बनाया है। तो आप जब मेन फंक्शन के अंदर क्लास को बनाएंगे तो वो क्लास आपका लोकल क्लास कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन के बाहर बनाएंगे तो वो ग्लोबल क्लास कहेगा। तो अभी तक हमने कौन से टाइप का क्लास बनाया, लोकल क्लास बनाया कि ग्लोबल क्लास बनाया? तो अभी तक हमने जितने भी क्लास बनाए हैं अपने पर्पस के लिए, तो वो सारे के सारे क्या है, ग्लोबल क्लास होते हैं। वो ग्लोबल क्लास बनाए हमने, हमने लोकल क्लास नहीं बनाया है। क्या हमने ऑब्जेक्ट को लोकल बनाया है कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाया है? तो आप निश्चित बोल सकते हैं कि सर वो लोकल ऑब्जेक्ट ही हमने बनाया है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ये लोकल क्लास हो गया। अगर ये आपका क्लास का क्रिएशन मेन के अंदर है या जिस किसी भी फंक्शन के अंदर है तो वो उसके लिए लोकल हो जाएगा। यहाँ पे अपन ने मेन लिखा है, हम यहाँ पर सपोज करिए डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं, तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर भी क्लास बन सकता है। ऐसा कोई मतलब लक्ष्मण वकील नहीं है कि केवल यही ऐसा ही होगा। देखिए प्रोग्रामिंग को आप कभी भी है ना, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंसेप्ट में मत समझिए, इसमें बहुत वेरिएशन होता है और जितने वेरिएशन होते हैं उतना ही आपका आईक्यू और कैलिबरेटी बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्लास को हमने लोकल क्लास में बनाया है और इसी तरह जो हम लोकल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, देखिए ये है आपका लोकल ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों के दोनों फंक्शन के अंदर है। ठीक है, ये दोनों के दोनों फंक्शन के अंदर हैं, इसीलिए ये यहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट का नाम दिया जा रहा है और यहाँ पे लोकल क्लास का नाम दिया जा रहा है। अब कोई अगर स्टूडेंट पूछे कि सर हमने एक फंक्शन के अंदर लोकल क्लास बना दी और दूसरे फंक्शन के अंदर क्या मैं लोकल ऑब्जेक्ट बना सकता हूं? आए बात समझ में? क्वेश्चन क्या है कि मैंने सपोज करिए मेन के अंदर में ये क्लास बनाई है, ठीक है, और किसी दूसरे सब फंक्शन में सपोज करिए कि वो मेरा सेकंड मेन है, वहां पे मैंने ये लोकल क्लास एंड लोकल ऑब्जेक्ट बनाया है। तो क्वेश्चन ये है, क्या हम लोकल ऑब्जेक्ट लोकल क्लास अलग अलग फंक्शन में बना सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा कि सर जिसमें लोकल क्लास बनाया है उसी में लोकल ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। लोकल क्लास का मतलब आप एक और एग्जांपल समझ लो, यहां मैंने लोकल क्लास के अंदर लिखा है सपोज करिए इंट ए सेमी कॉलन। तो इंट ए सेमी कॉलन का मतलब क्या हो गया, ए को आपने इंट क्लास से डिक्लेयर किया है।
सिंपल सी बात है, क्या किया है आपने, ए को आपने इंट क्लास से डिक्लेयर किया है। तो जब आपने इंट क्लास से उसे डिक्लेयर किया है तो उसको आप यूज कहाँ करोगे, तो भाई उसको आप उसी तो फंक्शन में यूज करोगे जिस फंक्शन में उसे क्रिएट किया है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज करना, वही फॉर्मूला, वही टेक्निक यहाँ पर भी यूज करना कि लोकल क्लास है ना, लोकल क्लास के साथ में लोकल ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। अब ये करली ब्रैकेट बना हुआ है, अब ये करली ब्रैकेट हमको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मेरा मेन फंक्शन का ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक हो गया। तो अब इस ब्लॉक के अंदर ही सब कुछ होना है, ये ना, इसके अंदर ही सब कुछ होगा। क्या होगा इसके अंदर आपका, इसी के अंदर आपका लोकल क्लास बना है तो इसी के अंदर लोकल ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए मैंने रीड डेटा किया है, राइट डेटा किया है। अब ये रीड डेटा राइट डेटा क्या है, तो ये मेंबर फंक्शन है। अब इसे मेंबर फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं लोकल ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट बनती है हमारी लोकल क्लास की और लोकल ऑब्जेक्ट की। नॉर्मली ये हम जब बहुत ही ज्यादा क्लोज में काम करते हैं तभी हम इस तरीके की बात कर सकते हैं। नॉर्मली हमें क्या है कि क्लास को ग्लोबल बनाना चाहिए, ठीक है। पर जब अगर रिक्वायरमेंट ही ऐसी बनी है कि हमको भाई पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही बनाना है, पर्टिकुलर उसको लोकल ही बनाना है, तो भाई इस तरीके की प्रोग्रामिंग आपको करनी चाहिए। तो ये भाई क्लियर हो गया कि हम लोकल क्लास और लोकल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। तो मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, ज्यादा आप इसको कॉम्प्लिकेशन में मत लाइएगा। इट इज ए यूर class created in the function and in same function you also created the लोकल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लोकल क्लास भी हो गई, लोकल ऑब्जेक्ट भी हो गया, और लोकल ऑब्जेक्ट के द्वारा आप अपने क्लास के मेंबर फंक्शन को यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रोग्राम भाई कोई भी गलत नहीं है, एकदम से सही चलेगा, आप चला के देख सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, that is known as a global class and local object, है ना, global class and local object। तो देखिए यहाँ पर हम global class और local object की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से बनेगा यहाँ पे हमको समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे ग्लोबल क्लास की बात हो रही है, तो भाई ग्लोबल क्लास में क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये आपके कोई भी फंक्शन में क्रिएट नहीं है। ये हमने जो भी डेफिनेशन बनाई है अपने ग्लोबल क्लास की, वो हमारे किसी भी फंक्शन में नहीं है, और डायरेक्टली ये आपके आईओस्ट्रीम हेडर फाइल के बाद में है। तो ये जो एरिया कहलाता है, ये यहाँ पे जो हमने लिखा है, ये पूरा का पूरा एरिया आपका ग्लोबल ही कहलाता है। इसके अंदर जो भी चीज आप लिखोगे वो ग्लोबल ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो क्लास है हमारा ग्लोबल क्लास है, और अभी तक हमने जो एग्जाम्पल देखे वो क्या थे, वो भी इसी तरीके के थे, लेकिन उसको हम अभी तक ग्लोबल क्लास नहीं बोलते थे। अब मैं एक नई थॉट आपको दे रहा हूं कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल क्लास बोलेंगे। तो इस ग्लोबल क्लास को हम चाहे तो इस फंक्शन में यूज करें, हम चाहे तो कोई दूसरे फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या बनेगा, सबसे बड़ा लिमिटेशन ये बनेगा कि आपने जो क्लास ग्लोबल तो बना ली, कोई बात नहीं है, आपने इसको ग्लोबल क्लास बना ली, तो इसका पूरा का पूरा जो स्कोप है ये पूरी आपके कहां पर होगी, पूरे मेन प्रोग्राम में होगी। लेकिन सबसे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस ग्लोबल क्लास के साथ आपने ऑब्जेक्ट लोकल बनाया है कि ग्लोबल बनाया है, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिमिटेशन बन रहा है। अगर ग्लोबल क्लास तो है, हम चाहे तो इस क्लास को दूसरे फंक्शन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लोकल ऑब्जेक्ट बनाया है, दूसरे में आप बना दीजिए लोकल ऑब्जेक्ट 2 बना दीजिए, तो वो आप बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने जो क्लास बनाया है वो इस मेन फंक्शन के ऊपर बनाया है, तो ये इंडिपेंडेंट टू दिस फंक्शन है, ये फंक्शन के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ये जो लोकल ऑब्जेक्ट बना रहा हूं वो मैं केवल मेन के लिए बना सकता हूं,
मैं चाहूँ तो एक और सब फंक्शन बनाता हूँ, जैसे डिस्प्ले फंक्शन बनाता हूँ। अब डिस्प्ले फंक्शन बनाऊंगा तो उसमें मैं अपना ग्लोबल क्लास एंड लोकल ऑब्जेक्ट 2 बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी प्रोग्राम सही चलेगा। क्योंकि ये जो लोकल ऑब्जेक्ट है, ये लोकल ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मेन फंक्शन है, इसीलिए मुझे लोकल ऑब्जेक्ट को इस प्रोग्राम में ही यूज करना पड़ेगा। मतलब इसको अगर मैंने डिफाइन किया है तो यहाँ पे मैं इसी को ही यूज करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि लोकल ऑब्जेक्ट में दूसरे सब फंक्शन में यूज करूं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट को हम इसी फंक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब लोकल ऑब्जेक्ट बन गया, तो लोकल ऑब्जेक्ट से हम जो भी क्लास के मेंबर फंक्शन है नॉर्मली जैसा करते हैं, डॉट रीड डेटा, डॉट राइट डेटा, इसके थ्रू हम अपना इनपुट और आउटपुट डेटा मेंबर को कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना चाह रहा हूं। अगर ये चीज आप समझ गए ना तो आप रियली यहाँ पे ग्लोबल क्लास और लोकल ऑब्जेक्ट का डिफरेंस समझ सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट करिए इस प्रोग्राम की तरफ। इस प्रोग्राम में ध्यान से देखिए, यहाँ तक सारी चीजें सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा ग्लोबल क्लास लिया है, जैसा कि पिछले वाले लेफ्ट साइड में लिया था। अब राइट साइड में देखिए, यहाँ तक मेरा सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब ध्यान से देखिए कि मैंने क्या आपको समझाने के लिए नई चीज रखी है। ये मेन फंक्शन बनाया है जो कि आपके लेफ्ट साइड में भी मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन में मैंने लोकल ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। मैंने लोकल ऑब्जेक्ट बना दिया, बहुत अच्छा बनाया। देखिए आपको समझाने के लिए मेरे पास में ये बहुत अच्छी टेक्निक हो गई कि आपको दोनों चीजें सामने दिख रही हैं। लोकल ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, वहां पर भी था। अब ये लोकल ऑब्जेक्ट मेन के अंदर है, यहाँ पर भी लोकल ऑब्जेक्ट मेन के अंदर है। इसका मतलब है यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि लोकल ऑब्जेक्ट को क्या मैं दूसरे फंक्शन में यूज कर सकता हूं कि नहीं, ये चीज यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे मैं कर सकता हूं, पहले मैं इसको लिखूंगा कैसे वो आपको बताऊं। तो मैंने एक यहाँ पे अपना सब फंक्शन बनाया जिसका नाम है फंक्शन आउटर, ठीक है। इस फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन आउटर। और ये फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, ये मेन फंक्शन के बाहर जाके काम करेगा। अब तो देखिए मैंने एक और सेपरेट फंक्शन बना लिया भाई, ये मेरा सेपरेट फंक्शन बन गया, अदर देन द मेन फंक्शन बन गया। अब ये एक अलग एरिया है, मेन फंक्शन का अलग एरिया है। हमने लोकल ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन के लिए बनाया है। तो अब हमें देखना है कि क्या मेरा लोकल ऑब्जेक्ट फंक्शन आउटर में काम करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने वही दो इंस्ट्रक्शन लिखी, ये वाले इंस्ट्रक्शन तो वही हैं जो आपके इस लेफ्ट वाले और राइट वाले में दोनों देखिए, दोनों वही मेरे सेम है कि लोकल ऑब्जेक्ट डॉट रीड डेटा और लोकल ऑब्जेक्ट डॉट राइट डेटा। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एज इट इज है, ओनली आपका माइंड की कसरत यहाँ पे हो रही है। तो ये मैंने डिक्लेयर किया है, मैंने यूज किया है अपने सब फंक्शन में, और मैं चाहता हूं कि भाई ये मेरा सेपरेट काम करे। पर मैं जैसा समझ पा रहा हूं कि इसको जैसे ही मैं रन करूंगा मुझे एरर मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो आपके लोकल ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये एक्चुअल में फंक्शन आउटर में डिक्लेयर हुए ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं हुए हैं। तो वो इस एरिया में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। यानी ये समझ लीजिए कि भाई हमने अपने घर में कोई लोकल ऑब्जेक्ट बुला लिया, अब उसको दूसरे के घर में जाके हम अपने क्लास के मेंबर को बुलाए तो भाई इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये एक्चुअल में रियल कंसेप्ट है बिटवीन द ग्लोबल क्लास एंड द लोकल ऑब्जेक्ट। तो ये मेरे ख्याल से बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट अगर है तो जरूर मेरे को बाद में आराम से बातचीत कर ले, अपन डाउट क्लास भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर 5-6 बच्चे हैं उनको भी मैं अलग से बता दूंगा। तो मैं अभी 1 to 1 बात भी करूंगा, आपको अलग से मैं
दूंगा लिंक, उसमें बात करेंगे अपन कि किस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं। देखिए मुझे तो हर बच्चे की चिंता यहाँ पर बनी हुई है। मैं आपको इंफॉर्मेशन अलग अलग रूप में देना चाहता हूं और दे भी रहा हूं, ट्राई भी करता हूं कि आप उतना उसके अंदर इन्वॉल्व रहें। और पर यह है कि आपको हर चीज में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना है, आपको इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट यानी कि आपको कोई ना कोई चीजें है ना मुझे करके दिखानी पड़ेंगी, चाहे वो आपको जो अच्छी लगे वो आप करिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लोकल और ग्लोबल ऑब्जेक्ट से आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो रहा है। एक और मैं बना देता हूं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट ग्लोबल क्लास, भाई तीसरा एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल आपको सारे फंडे क्लियर कर देगा, आपके सारे पिलर्स को बना के खड़ा कर देगा कि भाई अब क्या करने से क्या फायदा होगा। अब देखिए ध्यान से देखना, आपको मैं चाहूं तो इसको दिखा दूं पूरा, हाँ पूरा दिखाने के लिए छोटा करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं इसको। देखिए ये पूरा छोटा हो गया। अब इसके अंदर में सारी चीजें आपकी दिख रही होंगी, ठीक है। अब ध्यान से बस देखना है आपको और समझना है कि यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है ग्लोबल क्लास। क्यों ग्लोबल क्लास है? क्योंकि ये किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, इसलिए इसको मैं ग्लोबल क्लास बोल सकता हूं। और इसके अंदर जो है वो एक डेटा मेंबर ए है और मेंबर फंक्शन रीड डेटा है और राइट डेटा है। मतलब मैं देखिए एग्जाम्पल बदल नहीं रहा हूं, मैं आपको है ना केवल यहाँ पर थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। C++ में बेटा थ्योरी पहले समझ जाओगे तो आपके प्रोग्रामिंग अच्छे बन जाएंगे, अदरवाइज आप जितनी भी इधर उधर जाके सीखेंगे आपको है ना कुछ नहीं मिलने वाला है, बस केवल वो पैसा लूटने वाली बात रहेगी और आपको कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तो देखो घर वालों से ही होता है और घर वालों को ही आपको फायदा लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। अगर आप घर वालों का फायदा नहीं ले पा रहे हैं तो दुनिया में आप किसी को भी यूज नहीं कर सकते हो, सब आपको चीटिंग करते रहेंगे। सबसे पहले अपने को घर वालों से ही अपना काम निकालना आना चाहिए, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे पिताजी हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी। अरे बहुत लोग हैं घर में, आप सोचो तो सब लोग आपके लिए बैठे हैं और आपके लिए बेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो लाइक दैट मैं भी आपके घर वाला हूं और मैं भी आपका बेस्ट चाहता हूं। अपन मिल के जितना कर सकते हैं वो सबसे बड़ी अपनी लड़ाई सॉल्व हो सकती है। देखिए हमको एक चीज याद रखिए, हमको कोई लड़ाई करनी है या हमको लड़ाई जीतनी है, हमको अगर लड़ाई जीतनी है तो सबसे पहले हमको अपने दुश्मन को जानना चाहिए। दुश्मन हमारे यहाँ कौन है? हमारा वीकनेस है। हमें अगर क्रैक करना है प्लेसमेंट तो हमें अपने अंदर की क्षमता को जानना चाहिए और अपनी क्षमता को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बदलना चाहिए। अगर यही आप नहीं कर पाओगे तो बेटा आपको मैं कितना भी पूरा घोट घोट के पिला भी दूं तो भी आपका प्रोटीन नहीं आएगा। इसके लिए आपको भी कुछ कसरत करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। चलो ये टिप्स था आपके लिए। आगे हम बात करते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट की। तो देखिए यहाँ पे मैं जो क्रिएट कर रहा हूं ऑब्जेक्ट वो क्या है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। क्यों ग्लोबल ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये किसी भी फंक्शन में नहीं है, आया समझ में? ये किसी भी फंक्शन में नहीं है, इसलिए मैं इसे ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं। तो मेरे इस एग्जांपल में ग्लोबल क्लास भी है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी है, अब दोनों चीजें हैं। अब बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है ये, आपको समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो देखिए बहुत फायदा होगा। यहाँ पे मैंने देखिए इंट मेन फंक्शन बनाया है, जैसे कि हम बनाते आए हैं, है ना। हम कोई नया लॉजिक नहीं सीखना चाहते पर नई थ्योरी तो सीखना चाहते हैं। अब इस नई थ्योरी में देखिए क्या डिफरेंस है पुराने थ्योरी में और इस थ्योरी में। डिफरेंस क्या है ये जल्दी समझ लीजिए। ये है फंक्शन आउटर, यहां लिखा है। देखिए हमने ग्लोबल क्लास ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इस मेन से आजाद कर दिया है। अब ये जब आजाद हो जाता है इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन आउटर है भैया मैं इसको अलग क्रिएट कर रहा हूं। जो पिछले प्रोग्राम में एरर दिखा रहा था, पिछले प्रोग्राम में क्यों एरर दिखा रहा था? क्योंकि जो आपने ग्लोबल ऑब्जेक्ट के बनाया था वो एक्चुअल में लोकल ऑब्जेक्ट था, इस कारण से वो एरर दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना देते हैं आप ग्लोबल क्लास के लिए तो आपका कोई भी
मेंबर यहाँ पे जो पब्लिकली होगा वो आपको यहाँ पे एक्सेस हो सकता है। देखिए कंडीशन सब समझ में आ जाना चाहिए। कंडीशन क्या है कि क्लास ग्लोबल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ग्लोबल होना चाहिए, पब्लिक में जो भी मेंबर फंक्शन होगा उसे आपको यूज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने अगर इसे यूज किया है तो क्या ये गलती होगा? अब गलती नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो मेन फंक्शन से अलग है। तो ये चीज को आप अगर समझ गए तो देखिए तीनों चीजें मैंने आपको क्लियर समझा दी है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट मेरे को नहीं मिलना चाहिए कि जो अपना नया कॉम्बिनेशन लेके नई कहानी शुरू करे। देखिए कोई भी चीज का है ना, समझदारी यही है कि हम उस चीज को समझे जो हमारे लिए फायदेमंद होनी चाहिए। हम कोई यहाँ पर ऐसी चीज नहीं करे या ऐसी चीज को मन में नहीं लाए कि जो हमारे लिए दिक्कत बन सकती है। अगर वो चीज आपके माइंड में आएगी ना, कोई नया हाँ रिसर्च जरूर करिए आप, मैं कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि रिसर्च तो इंजीनियर को करना चाहिए। आफ्टर 12 आपको हर चीज का रिसर्च करना चाहिए। ये एक टिप आप याद रखिए अपने पास में कि हर दिन आपको रिसर्च करना चाहिए। लेकिन आपको रिसर्च का मतलब देखिए हमारे माइंड में बहुत सारे नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हम कितने प्रॉब्लम को कॉपी में लिख पाते हैं बताइए मेरे को। आप देखेंगे आपके कॉपी में प्रॉब्लम बहुत ही कम लिखे हुए रहते हैं। अब जब कॉपी में कम लिखे हुए हैं तो इम्प्लीमेंट पर आइए आप, या डिजाइन पर आ जाइए। चलिए तो कितने ऐसे प्रॉब्लम हैं जो आपने कॉपी में लिखे उसे आपने डिजाइन करने की कोशिश की, तो आप देखेंगे और कम हो गया डिजाइन के फिल्टर में। अब बचा इम्प्लीमेंटेशन में। तो ऐसे कितने प्रोग्राम हैं कि जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि केवल एक प्रोग्राम ही आपने दिन भर में जो सोचा वो कर पाए। आपने हजारों प्रॉब्लम मन में लेके आए, आपने उसे कॉपी में 10 प्रॉब्लम लिखे, उसके बाद 5 प्रॉब्लम डिजाइन करने गए और एक प्रॉब्लम इंप्लीमेंट कर पा रहे। तो ये हमारा एक्चुअल में हिस्ट्री है। हम इस तरीके के लोग हैं। हम ऐसे लोग नहीं है कि हमने 1000 प्रॉब्लम सोचा और 1000 प्रॉब्लम कॉपी में लिखा, 1000 प्रॉब्लम हमने डिजाइन किया और 1000 प्रॉब्लम का इम्प्लीमेंटेशन किया। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट बन जाए तो भैया वो तो बहुत, मैं उसके यहाँ नौकरी करने आ जाऊंगा, क्योंकि उसके पास में ये रिक्वायरमेंट बन रही है। ऐसी रिक्वायरमेंट अगर कोई दिखाए तो हर व्यक्ति उसके पास आना चाहेगा। इंटरव्यूअर के पास अगर इस तरीके का कंसेप्ट नहीं है तो वो दुनिया को क्या वर्क देगा। जब वर्क ही नहीं देगा तो वो उसे सैलरी क्या देगा भाई। अरे वर्क देगा तो सैलरी मिलती है ना। तो ये टिप्स हैं आपको याद रखने के। ओके, तो अब हम नई चीज समझना चाह रहे हैं, ये क्या है भाई, स्टैटिक ऑब्जेक्ट और डायनेमिक ऑब्जेक्ट। एक व्यक्ति आराम से सो रहा है और एक व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को पजल बना के रखा है। तो ये कल्चर आप देखिए कि आप इस दोनों में क्या हैं। आप इस तरीके से राइट वाले तरीके से हैं कि आप लेफ्ट वाले तरीके से है। बताइए भाई कौन लेफ्ट है कौन राइट है, चैट बॉक्स में लिखिए। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो लेफ्ट बॉक्स वाले भी होंगे और ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो राइट वाले भी होंगे। तो अगर जो लेफ्ट वाला कंसेप्ट में है वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट में आ जाता है और जो राइट वाला कल्चर में है वो डायनेमिक ऑब्जेक्ट में आ जाता है। ठीक है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट वाला अपने बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं। उनको थोड़ी सी भी है ना चेंज दिखे तो वो बेचारे तिल मिला जाते हैं। लेकिन डायनेमिक ऑब्जेक्ट वाला कभी भी नई चीज को एक्सेप्ट करता है, उसे रिगार्ड करता है, चाहे वो कितनी भी परेशानी में रहे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे, जब भी आपको काम मिलेगा तो मैं आपको बताऊं कि दो तरीके के स्टूडेंट मिलते हैं। एक तो जो हर चीज को हाँ बोलते हैं लेकिन वो करते नहीं हैं, और ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो हाँ बोलते हैं और वो करते भी हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा आपको जो बोलेगा आपको भाई सुनो सबकी लेकिन करो किसी की भी नहीं। ठीक है, सुनो सबकी लेकिन करो किसी की भी नहीं। और एक व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा कि भाई सुनो सबकी और सबका एनालिसिस करके काम करो। और तीसरा एक और मिलेगा आपको जो मेरे जैसा भी हो सकता है कि सुनो सबकी लेकिन करो मेरे मन की।
है ना। तो ऐसा बहुत ज्यादा जो लीडरशिप में काम करते हैं वो यही काम करते हैं, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो लीडरशिप नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉलोअर बनते हैं, यानी किसी ने एक सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री खोली, सब उसी में चले गए, पर किसी का मन नहीं हुआ कि मैं भी तो खोल सकता हूं, मैं भी क्यों नहीं खोल के देखूं। हालांकि इसमें बहुत सारी चैलेंजेस हैं, लेकिन उसे खोलने का मन आया और किसी लोगों ने नया एक और भी अपना चैलेंज लिया और नई इंडस्ट्री बनाई। हो सकता है कि वो इंडस्ट्री इस मार्केट में नई बन गई, तो ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट बनता है। तो अब हम जल्दी से समझते हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट और डायनेमिक ऑब्जेक्ट में थ्योरी क्या बनती है। ध्यान से समझें कि ऑब्जेक्ट आर लाइक एनी वेरिएबल इन कोर ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो मैंने आपको समझा दिया था, ऊपर में एक रेक्टेंगल बॉक्स से समझा हुआ है आपने, क्या क्या चीजें होती हैं, स्टैक होता है, हीप होता है ना, सेगमेंट कोड होती है। ये जो आपको मैंने 4 चीजें बताई थी, एक बार और बता देता हूं मैं, शायद आपको क्लियर हो जाए। यस, ये है मेरे पास। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक हीप एरिया होता है, एक स्टैक एरिया होता है, एक आपका डेटा सेगमेंट होता है और आपका एक कोड सेगमेंट होता है। ये 4 एरिया होते हैं मेमोरी में, आप ध्यान से समझ लीजिए। मेमोरी में हीप एरिया होता है, जो भी चीज आप यहाँ रखते हो वो बेसिकली ऑब्जेक्ट लाइव अंटिल इट इज डिस्ट्रॉय बाय प्रोग्रामर का कंसेप्ट होता है, और यहाँ पर डिलीट आप कर सकते हैं। लेकिन स्टैक वाले में क्या है कि ऑब्जेक्ट लाइव अंटिल द एंड ऑफ द फंक्शन, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिलीट हो जाता है, यहाँ डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आता है डेटा सेगमेंट। तो डेटा सेगमेंट में क्या है, ये जो डेटा सेगमेंट है, दिस विल बी लाइव फॉर द इंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और इसी तरीके से अगर आपका कोड सेगमेंट में आपने कुछ चीज लिखा है तो इट विल बी द लाइव फॉर द इंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए लिटरली कांस्टेंट कंसेप्ट, है ना, ये कांस्टेंट कंसेप्ट। तो इसको मत भूलिएगा, अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको याद रखिएगा, तभी आप जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप आके देखिए, बात करिए। तो मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि ये दोनों का थ्योरी क्या चल रहा है। देखिए थ्योरी पर ध्यान दीजिए। तो ऑब्जेक्ट आर लाइक एनी वेरिएबल इन कोर ब्लॉक ऑफ मेमोरी, and this memory is allocated either on stack और ऑन द हिप। अगर कोई भी चीज आपकी स्टैक में है और कोई भी चीज आपकी हिप में है, तो इस टाइप के मेमोरी को हम कोर ब्लॉक ऑफ मेमोरी बोलते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना हुआ है तो ये कोर ब्लॉक की मेमोरी कहलाती है। ठीक है, तो सम लाइक टू कॉल, इसको कुछ लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसे वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की बात कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जब आप प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हो तो ये वेरिएबल बन जाता है। तो कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हो, वेरिएबल हो, वो एलोकेट होती हैं हिप एरिया में, तो क्या कहलाती हैं, डायनेमिक कहलाती हैं। ठीक है, जब भी वो हिप एरिया, सबसे ऊपर का जो रहेगा एरिया वो हिप एरिया होता है। अगर आपका वेरिएबल या ऑब्जेक्ट आपको हिप एरिया में एलोकेट किया है आपने, तो ये आपका डायनेमिक होता है, ये याद रखेंगे। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट या वेरिएबल एलोकेट इन द स्टैक होता है, अगर स्टैक होता है तो ये कहलाएगा आपका, दैट विल बी द स्टैटिक, है ना, ये स्टैक कहला रहा है। तो देखिए, बट एन ऑब्जेक्ट दैट इज एलोकेटेड ऑन द स्टैक बेसिकली वर्क द सेम एज ऑन द हिप। ये दोनों ही एक जैसा काम करेंगे, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर बस इतना है कि ये जो स्टैक में जो काम किया है ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो आपके हिप एरिया में है उसे आपको डिलीट करना चाहिए। ठीक है ना, तो जो स्टैक में आपने रखा है दैट इज द नोन एज ए स्कोप, वो स्कोप के अंदर आ जाता है, तभी हम इसको यूज करते हैं। तो ये आपके स्कोप में आ जाएगा, तो जैसा ऊपर में लिखा हुआ था स्कोप, वही स्कोप यहाँ पर भी रहेगा। तो आफ्टर एन ऑब्जेक्ट एलोकेटेड ऑन स्टैक, अगर आपने स्टैक में अपना ऑब्जेक्ट रखा है, नॉर्मली स्टैक में ही हम रखते हैं, अभी तक जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं सारे के सारे वो स्टैक वाले हैं,
जब हम न्यू और डिलीट, आप देखिएगा कीवर्ड होते हैं, अगर इसका यूज करेंगे तब हम हिप के पास पहुंच जाएंगे। अभी हम केवल स्टैक में काम कर रहे हैं। तो आफ्टर ऑब्जेक्ट एलोकेटेड ऑन दिस स्टैक इज no longer in scope and it gets deleted and the memory that it had occupied gets free। तो जैसे ही हम स्टैक में करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है और ये मेमोरी हमारे पास फ्री हो जाती है दूसरे प्रोग्राम के डेटा को या ऑब्जेक्ट को एलोकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमें फ्री, देखिए हमें एरिया को तो फ्री करना पड़ेगा ना, अगर हम एरिया को फ्री नहीं करेंगे तो भाई दूसरे लोग काम कैसे करेंगे, हमें एरिया को फ्री करना पड़ेगा। तो दो तरीका है फ्री करने का, या तो मेमोरी ऑटोमेटिक फ्री हो या फिर वो फोर्सफुली फ्री हो, तो दोनों में से जो भी होगा वो करा जाता है। ठीक है, कभी कभी हमें फोर्सफुली काम करना पड़ता है, कभी कभी हमें ऑटोमेटिक काम करना पड़ता है। अगर आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं तो भाई आप फ्री हैं क्योंकि आपको ये बर्डन नहीं है, लेकिन जब आप फोर्सफुली कर रहे हैं तब आपके ऊपर बर्डन है कि जब आपका वर्क हो जाए तो उसे फ्री कर दीजिए। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट एलोकेटेड ऑन हिप, अगर आप हिप में उसे एलोकेट की हैं तो दिस इज नोन एज ए अननोन स्कोप, ये होता है अननोन स्कोप। ठीक है ना, इसका स्कोप हमें नहीं पता रहता है, इसीलिए C++ प्रोग्राम मस्ट डिलीट इट मैनुअली, इसे हमें डिलीट करना पड़ता है मैनुअली, अदरवाइज यू विल क्रिएट मेमोरी लीक। ये एक बहुत बड़ी हमारी एक्चुअल में डिसएडवांटेज है प्रोग्रामिंग का, कि अगर हम इस चीज को डिलीट नहीं करते हैं तो हमारी एक्चुअली जो मेमोरी है वो लीक कंसेप्ट में आ जाती है, दूसरे चीजों को इंटरफियर करती है, दूसरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करती है, और इस तरीके की चीज ही वायरस बन के दूसरे प्रोग्राम में आपको एलोकेट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने आज स्टैटिक और डायनेमिक का कंसेप्ट समझ लिया है। हम जल्दी से बस अब क्या चाहते हैं लास्ट में इसका एक प्रोग्राम से समझ लें, तो आज हमारा बहुत फ्रूटफुल एनर्जी मिलने वाली है भाई, बहुत सारी चीजें सीखी आपने। ठीक है, देखिए तो मैं जल्दी से प्रोग्राम बता देता हूँ, 5 मिनट बचे हैं मेरे पास। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। तो देखिए इसमें स्टैटिक और डायनेमिक ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस हो रहा है वो आपको मैं क्लियर बता दूं, कि अभी तक हमने जो प्रोग्राम बनाया था वो पूरा का पूरा स्टैटिक था। ठीक है ना, आपने इसी तरीका प्रोग्राम सीखा है तो उसे जल्दी से समझने में आपको दिक्कत नहीं है। तो क्लास स्टैटिक हो गया, प्राइवेट हो गया, 2 डेटा मेंबर हो गए और 2 मेंबर फंक्शन हो गए। अब इसके द्वारा हमें मेन फंक्शन बनाना है, तो भाई ये मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन में क्या आपको नया चीज दिख रहा है, कुछ भी नया चीज नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारा का सारा स्टैटिक है और अभी तक हमने जो सीखा है वो पूरा स्टैटिक ही सीखा है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाबा पूरी चीजें ये क्लियर हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, ये आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है जो आपने सीख लिया, अब इसको कभी भी डिस्टर्ब मत करना। और ये कौन से फॉर्मेट में रहता है, ये स्टैटिक फॉर्मेट में रहता है। अब मैं बस जल्दी से आपको डायनेमिक फॉर्मेट की बात कर दूं, थोड़ा सा इसको और इनलार्ज कर देता हूं जिससे कि आपको एकदम माइंड में ना चिपक जाए। ठीक है, तो इसको देखिए आप इस तरीके से समझिए क्या हो रहा है इसके अंदर डायनेमिक ऑब्जेक्ट। तो देखिए डायनेमिक ऑब्जेक्ट में आपका जो क्लास क्रिएट हुआ इसमें कोई चेंज नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं, स्टैटिक क्लास और डायनेमिक क्लास में कोई भी डेफिनेशन में चेंज नहीं है, चेंज केवल है आपके मेन फंक्शन में, यहां पर ही सारा चेंज है। तो देखिए ध्यान से इसके अंदर और इसके अंदर को कंपेयर करिए तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो स्टैटिक ए, तो स्टैटिक हमारा क्लास है, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट ए बनाया, यहां पर देखिए डायनेमिक है और मैं इसे पॉइंटर के थ्रू बनाऊंगा और यहां पर एक न्यू वर्ड लिखूंगा मैं। तो ये न्यू आपको जो ऑब्जेक्ट बना रहा है वो कहां लेके जा रहा है, ये हिप में लेके जा रहा है, ये कहां लेके जा रहा है, ये स्टैक में लेके जा रहा है। अब ये जो ए आपका यहां पर ऑब्जेक्ट बना है डायनेमिक ऑब्जेक्ट, उसे अगर मेंबर फंक्शन को रीड करना है तो एरो ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और ये एरो ऑपरेटर के थ्रू रीड डेटा राइट डेटा होगा। अरे बाप रे, मतलब आपने आज तो तूफान जैसा पढ़ाई कर लिया है। ठीक है, ए रीड डेटा और ए राइट डेटा। अब ध्यान से देखिए मैं आपको जो बताने वाला हूं दैट विल बी द यूर हिप एरिया की कहानी और स्टैक एरिया की कहानी। देखिए इसमें मैंने कहीं भी ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं किया है,
अब ध्यान से देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट को कहीं भी डिलीट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने यूज किया है डिलीट ए, यानी डिलीट ऑब्जेक्ट। तो ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं अपने डायनेमिक न्यू के द्वारा जो ऑब्जेक्ट बना है उसे मैं डिलीट करूं। तो ये आपके लिए कंपलसरी बनेगा, आप इसे रन करके देखिए, और फिर अगर आप राइट डेटा करते हैं तो क्या मिलेगा, इसकी कहानी मेरे को आप बताइए क्या मिलेगा। अगर मैंने इस तरीके से डिलीट करने के बाद इसको यूज किया है तो ये आंसर क्या मिलेगा। अब ये मैं आपको एक मतलब कंफ्यूजन छोड़ के जा रहा हूं, और आप इसको करते रहिए और मेरे को रिस्पॉन्स करते रहिएगा। ओके, तो आज तक हम लोग यही बात कर रहे हैं। अब कल हम नई चीज देखेंगे। मैं जल्दी से आपकी अटेंडेंस लूं, आपको फ्री करूं, जिससे कि आप दूसरी क्लास में ज्वाइन हो सके। तो भैया, थैंक यू टू ऑल।